हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। हम कर रहे हैं सीडीपी के 30 क्वेश्चंस। शुरू करते हैं। ये है पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल्स? निम्न में से कौन सा स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1, होल्डिंग अ पेन टू स्केच, चित्र बनाने के लिए पेन पकड़ना। ऑप्शन नंबर 2, कटिंग द पेपर इन जिग जैग वे, कागज़ को आड़ा टेढ़ा जिग जैग तरीके से काटना। ऑप्शन नंबर 3, पुटिंग बीड्स इन अ थ्रेड, धागे में माला पिरोना। ऑप्शन नंबर 4, किकिंग फुटबॉल टूवर्ड्स पोल, खंबे की तरफ फुटबॉल को लात मारना या लात से धकेलना। आंसर है किकिंग फुटबॉल टूवर्ड्स पोल, खंबे की तरफ फुटबॉल को लात मारना। स्थूल गत्यात्मक कौशल या ग्रॉस मोटर स्किल्स वे कौशल हैं जिसमें शरीर की बड़ी मांसपेशियां, हाथ, पैर, धड़ का प्रयोग होता है। चित्र बनाने के लिए पेन पकड़ना, यह सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का है। कागज़ को जिगजैग तरीके से काटना, ये भी सूक्ष्म गत्यात्मक में आता है। धागे में माला या मोती पिरोना, ये भी सूक्ष्म गत्यात्मक में आता है। पोल की ओर फुटबॉल को किक मारना है, सिर्फ ये ही इकलौता ऑप्शन है जो क्रॉस मोटर स्किल्स या स्थूल गत्यात्मक में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन प्रोसीड्स फ्रॉम डैश टू डैश, बच्चों का विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर 1, सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज़, केंद्र से बाएं। ऑप्शन नंबर 2, टो टू हेड, पैर से सिर। ऑप्शन नंबर 3, स्पेसिफिक टू जनरल, विशिष्ट से सामान्य। ऑप्शन नंबर 4, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, जटिल से सरल। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, केंद्र से बाएं, सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज़। बाल विकास का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत निकट से दूर, प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल है। इसके अनुसार बच्चे का विकास शरीर के केंद्र, सेंटर से बाहरी अंगों की ओर होता है, अर्थात पहले धड़ पर नियंत्रण आता है, फिर हाथ और उंगलियों पर। पैर से सिर, विकास सिर से पैर की ओर होता है, ना कि पैर से सिर की ओर, तो सेकंड ऑप्शन ऐसे गलत है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर, जनरल से स्पेसिफिक की ओर होता है, शून्य से विशिष्ट की ओर। जटिल से सरल नहीं, सरल से जटिल की ओर होता है। ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, केंद्र से बाहर। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, असर्शन एंड रीजन। असर्शन है सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड फर्स्ट बिगिंस विद द पेरेंट्स इन द फैमिली, बच्चे का समाजीकरण सर्वप्रथम परिवार में उसके माता पिता द्वारा होता है। रीजन, द फैमिली इज द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, कारण है परिवार बच्चों के सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है। ऑप्शंस हैं बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन 3, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन 4, बोथ ए एंड आर फॉल्स। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि जो परिवार होता है वो सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है, इसलिए बच्चे का सामाजिकरण सबसे पहले परिवार और माता पिता से ही शुरू होता है, इसलिए आर ए का सही रीज़न है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इन अकॉर्डेंस टू जीन पियाजे's theory of cognitive development, which of the following concepts should be taught to children in the age of 3 to 6 years? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को सिखानी चाहिए? ऑप्शन नंबर 1, कंजर्वेशन। ऑप्शन नंबर 2, सीरिएशन, अनुक्रमता। पहला ऑप्शन संरक्षण, दूसरा अनुक्रमता, तीसरा है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सांकेतिक प्रतिनिधिकरण। ऑप्शन नंबर 4, लॉजिकल एप्लीकेशन, तार्किक अनुप्रयोग। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सांकेतिक प्रतिनिधिकरण। जीन पियाजे के अनुसार 3 से 6 वर्ष के बच्चे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष में होते हैं। इस अवस्था में बच्चे प्रतीकों का उपयोग करना सीखते हैं, जैसे चित्र बनाना, भाषा का प्रयोग, खिलौने से कल्पनात्मक। इसलिए इस आयु में सांकेतिक प्रतिनिधिकरण या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की आवश्यकता होती है या उस उदाहरणों को सिखाना जरूरी है। संरक्षण, यह ठोस संक्रियात्मक अवस्था में आता है। अनुक्रमण, यह भी 7 से 11 वर्ष ठोस संक्रियात्मक अवस्था में आता है। और तार्किक अनुप्रयोग, यह उसके बाद की अवस्था में विकसित होता है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे's theory of cognitive development, at which stage
कैन मोस्ट चिल्ड्रन ऑर्गेनाइज थिंग्स ऑब्जेक्ट्स इनटू कैटेगरीज। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को श्रेणियों में व्यवस्थित करने में सक्षम होते हैं? ऑप्शंस हैं सेंसरी मोटर संवेदीगामक अवस्था, प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष में बच्चे वस्तुओं की श्रेणियों में व्यवस्थित करना सीख जाते हैं या सीखते हैं। इसी अवस्था में वो तार्किक सोच, वर्गीकरण, अनुक्रमण और संरक्षण जैसी क्षमताएं को विकसित करते हैं। संवेदीगामक अवस्था में 0 से 2 वर्ष तक इंद्रियों और गतिविधियों द्वारा सीखना होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में 2 से 7 वर्ष प्रतीकों का प्रयोग, लेकिन तार्किक वर्गीकरण रूप जो है पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता। मूर्त संक्रियात्मक में वो व्यवस्थित करने में श्रेणियों को उसकी क्षमता विकसित होती है। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में 11 वर्ष के बाद अमूर्त एवं काल्पनिक चिंतन विकसित हो जाता है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। डैश वॉज यूज्ड बाय जीन पियाजे टू डिस्क्राइब कॉग्निटिव मेंटल कॉन्सेप्ट्स। डैश का प्रयोग जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया गया। ऑप्शन नंबर 1 स्काफोल्डिंग पाड़, ऑप्शन नंबर 2 ऑब्जेक्ट परमानेंस वस्तु स्थायित्व, ऑप्शन नंबर 3 स्कीमा, ऑप्शन नंबर 4 जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट समीपवर्ती विकास का क्षेत्र। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 स्कीमा। जीन पियाजे ने स्कीमा शब्द का उपयोग संज्ञानात्मक कॉग्निटिव मानसिक संरचनाओं या अवधारणाओं का वर्णन करने के लिए किया था। स्कीमा का अर्थ है किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में पहले से मौजूदा ज्ञान, अनुभव या मानसिक ढांचा जिसके आधार पर वह नई जानकारी को समझता है। अन्य ऑप्शन गलत क्यों है? पाड़ या स्काफोल्डिंग वाइगोत्स्की की अवधारणा है। वस्तु स्थायित्व यह पियाजे की अवधारणा है, लेकिन यह संवेदीगामक अवस्था की एक उपलब्धि है, मानसिक अवधारणाओं का सामान्य वर्णन नहीं। समीपवर्ती विकास का क्षेत्र यह भी वाइगोत्स्की की अवधारणा है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। रजनी जजेस हर फ्रेंड्स एक्शन बेस्ड ऑन tit for tat mentality as per Lawrence Kohlberg's theory at which stage of cognitive moral development as she is present। रजनी अपने दोस्तों के कार्य को जैसे को तैसा मानसिकता के आधार पर जांचती है। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वर्तमान में रजनी संज्ञानात्मक नैतिक विकास के किस स्तर पर है? ऑप्शन नंबर 1 कन्वेंशनल परंपरागत, ऑप्शन नंबर 2 प्री कन्वेंशनल पूर्व परंपरागत, ऑप्शन नंबर 3 पोस्ट कन्वेंशनल उत्तर परंपरागत, ऑप्शन नंबर 4 फॉर्मल ऑपरेशन कन्वेंशनल औपचारिक परंपरागत। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 प्री ऑपरेशनल पूर्व परंपरागत। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार जैसे को तैसा टिट फॉर टैट की सोच पूर्व परंपरागत स्तर, प्री कन्वेंशनल लेवल के द्वितीय चरण इंस्ट्रूमेंटल पर्पस एंड एक्सचेंज ओरिएंटेशन की विशेषता है। इस स्तर पर बच्चा सोचता है तुम मेरे लिए अच्छा करोगे तो मैं भी तुम्हारे लिए अच्छा करूँगा, जैसा व्यवहार वैसा जवाब। परंपरागत में यहाँ व्यक्ति सामाजिक नियम और कानून का पालन करता है। पूर्व परंपरागत में जैसे को तैसा वाली सोच इस स्तर की विशेषता है। उत्तर परंपरागत में यहाँ नैतिक सिद्धांत और न्याय के आधार पर निर्णय लेता है। फॉर्मल कन्वेंशनल कोहलबर्ग के सिद्धांत में ऐसा कोई स्तर ही नहीं है। फॉर्मल कन्वेंशनल कोई स्तर ही नहीं, सिर्फ 3 ही है, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इन स्टूडेंट्स फेस डिफिकल्टी इन सॉल्विंग अ गिवन प्रॉब्लम, ए टीचर शुड स्कैफोल्ड स्टूडेंट्स बाय। जब विद्यार्थियों किसी प्रश्न का हल खोजने के दौरान समस्या का सामना करते हैं तो अध्यापक विद्यार्थियों को किस तरह पाड़ प्रदान कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर 1 इनकलकेटिंग फियर ऑफ फेलियर अमंग देम, उनमें असफलता का भय पैदा करना। ऑप्शन नंबर 2 प्रेजेंटिंग हाफ सॉल्व क्वेश्चंस टू देम, उन्हें प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करके। ऑप्शन नंबर 3 एडिंग डिस्ट्रैक्टर्स टू द गिवन प्रॉब्लम्स, प्रश्न में कुछ विकर्षण जोड़कर। एडिंग डिस्ट्रैक्टर्स टू गिवन प्रॉब्लम्स। ऑप्शन नंबर 4 डिस्करेजिंग वर्बलाइजेशन ऑफ देयर थॉट्स, उन्हें अपने विचारों की शाब्दिक अभिव्यक्ति करने के लिए निरुत्साहित करना। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 प्रेजेंटिंग हाफ सॉल्व क्वेश्चंस टू देम, उन्हें प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करना। स्कैफोल्डिंग जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर आधारित है, इसका अर्थ है कि शिक्षक विद्यार्थियों को सीखने में संकेत, सहायता और आंशिक समाधान देकर उनकी मदद करे ताकि वे सही उत्तर तक पहुंच सकें। असफलता का भय पैदा करना, इससे सीखने में बाधा आती है। प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करना, यह स्कैफोल्डिंग का सही उदाहरण है।
प्रश्न में विकर्षण जोड़ना, इससे समस्या और कठिन हो जाती है। विचारों की मौखिक अभिव्यक्ति को हतोत्साहित करना, स्कार्फ फोल्डिंग में विद्यार्थियों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, न कि हतोत्साहित। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सिलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ थ्योरिस्ट एंड द आइडिया प्रपोज बाय हिम। सिद्धांतवादी और उनके प्रतिपादित विचार का सही युग्म चुनिए। ऑप्शन नंबर 1 लेव वाइगोस्कीज कल्चरल टूल्स, लेव वाइगोस्की सांस्कृतिक उपकरण। ऑप्शन नंबर 2 हार्वर्ड गार्डनर जी फैक्टर इंटेलिजेंस, हार्वर्ड गार्डनर जी घटक बुद्धि। ऑप्शन नंबर 3 जीन पियाजे स्कार्फ फोल्डिंग, जीन पियाजे पाड़। ऑप्शन नंबर 4 लॉरेंस कोलबर्ग इमोशनल मैच्योरिटी, लॉरेंस कोलबर्ग संवेगात्मक परिपक्वता। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 लेव वाइगोस्की कल्चरल टूल्स या सांस्कृतिक उपकरण। वाइगोस्की के अनुसार भाषा, प्रतीक, लेखन आदि सांस्कृतिक उपकरण बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हार्वर्ड गार्डनर जी घटक बुद्धि नहीं। जी फैक्टर जनरल इंटेलिजेंस का सिद्धांत चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया था, गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया, मल्टीपल इंटेलिजेंस दिया हुआ है। नाउ कमिंग टू जीन पियाजे। जीन पियाजे वाइगोस्की के स्कार्फ फोल्डिंग वाइगोस्की के सिद्धांत पर आधारित अवधारणा है, जीन पियाजे की नहीं। लॉरेंस कोलबर्ग संवेगात्मक परिपक्वता, कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, संवेगात्मक परिपक्वता का नहीं। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। प्रोग्रेसिव क्लासरूम प्रमोट्स, एक प्रगतिशील कक्षा किसे सम्मानित करती है? अर्ज फॉर नॉलेज कंस्ट्रक्शन, ज्ञान सृजन की चाह, सेंस ऑफ एलिनेशन अमंग स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों परस्पर विमुखता का भाव, डिस्कनेक्ट फ्रॉम सोशल कंटेक्स्ट, सामाजिक संदर्भों से अलगाव, रोट मेमोराइजेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट, विषय वस्तु का कंठस्थीकरण। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 अर्ज फॉर नॉलेज कंस्ट्रक्शन, ज्ञान सृजन की चाह। प्रगतिशील कक्षा प्रोग्रेसिव क्लासरूम में विद्यार्थियों को स्वयं अनुभव, गतिविधियों, चर्चा और खोज के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने के लिए प्रेरित किया जाता है। अन्य ऑप्शन गलत क्यों हैं? विद्यार्थियों में परस्पर विमुखता, प्रगतिशील कक्षा सहयोग और सहभागिता को बढ़ावा देती है, विमुखता को नहीं। सीखने को सामाजिक जीवन और वास्तविक परिस्थितियों से जोड़ा जा सकता है, अलगाव नहीं किया जा सकता। प्रगतिशील शिक्षा रटने के बजाय समझ और अनुभव पर निर्माण देती है, रोड मेमोराइजेशन पर नहीं। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Madhulika is good at dancing and performing yoga. According to Howard Gardner, she has high levels of dash intelligence. मधुलिका नृत्य और योग कला में निपुण है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास किस प्रकार की बुद्धि उच्च स्तरीय है? ऑप्शन नंबर 1 इंट्रापर्सनल अंतर्वैयक्तिक, ऑप्शन नंबर 2 इंटरपर्सनल अंतर्वैयक्तिक, ऑप्शन नंबर 3 बॉडीली काइनेस्थेटिक शारीरिक गति संवेदी, ऑप्शन नंबर 4 म्यूजिकल संगीतात्मक। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 शारीरिक गति संवेदी, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के अनुसार जो व्यक्ति नृत्य, योग, खेल, अभिनय आदि में कुशल होता है उसमें शारीरिक गतिशील बुद्धि, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस अधिक होती है। अंतर्व्यक्तित्व स्वयं को समझने की क्षमता है। अंतर्वैयक्तिक दूसरों को समझने की और उनके साथ अच्छे संबंध बनाने की क्षमता। संगीतात्मक संगीत, लय और धुन से संबंधित क्षमता। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग अ क्वेश्चन आंसर सेशन, a teacher is given more opportunity to boys for asking their doubts and questions. This directly represents, एक प्रश्न उत्तर सत्र के दौरान एक अध्यापक केवल लड़कों को ही अपने भ्रम व प्रश्न पूछने के अवसर दे रहा है। यह प्रत्यक्ष रूप से किसकी प्रस्तुति है? जेंडर एम्पावरमेंट, जेंडर सशक्तिकरण, जेंडर इक्वलिटी, जेंडर समानता, जेंडर बायस पक्षपात, जेंडर पैरिटी समतुल्यता। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 जेंडर बायस, जेंडर पक्षपात। यदि शिक्षक प्रश्नोत्तर में केवल लड़कों को ही अधिक अवसर देता है और लड़कियों को समान अवसर नहीं देता तो यह जेंडर पक्षपात बायस का उदाहरण है। जेंडर पक्षपात का अर्थ है किसी व्यक्ति के साथ केवल उसके लिंग के आधार पर या उसके जेंडर के आधार पर अलग या असमान व्यवहार करना। जेंडर सशक्तिकरण, सभी को समान अवसर देकर सशक्तिकरण कहा जाता है। जेंडर इक्वलिटी, लड़के और लड़कियों को समान अवसर देकर कहा जाता है। जेंडर पैरिटी, दोनों लिंगों की समान भागीदारी सुनिश्चित करता है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे जेंडर पक्षपात, जेंडर बायस्ड होके टीचर क्वेश्चन पूछ रहा है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लर्निंग पेस आर ए रिजल्ट ऑफ,
अधिगम दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किसका परिणाम है? ऑप्शन नंबर 1 हेरिडिटी ओनली, आनुवांशिकता। ऑप्शन नंबर 3 एनवायरनमेंट ओनली, पर्यावरण। ऑप्शन नंबर 3 बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों। ऑप्शन नंबर 4 नीदर हेरिडिटी नॉर एनवायरनमेंट, ना तो आनुवांशिकता और ना ही पर्यावरण। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 आनुवांशिकता व पर्यावरण दोनों। सीखने की गति केवल वंशानुक्रम या केवल पर्यावरण से नहीं बल्कि दोनों के संयुक्त प्रभाव से निर्धारित होती है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असेसमेंट? आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? ऑप्शन नंबर 1 असेसमेंट शुड बी डन ओनली थ्रू स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, आकलन मानकीकृत परीक्षणों द्वारा किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑकर्स ओनली एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन, रचनात्मक आकलन केवल निर्देशन के अंत में होता है। ऑप्शन नंबर 3 क्राइटेरिया रेफरेंट टेस्ट यूज नॉर्म्स एज द टिपिकल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस कंपैरिजन, मानदंड संदर्भित प्रशिक्षण मानकों को निष्पादन तुलना का स्तर सामान्य मान का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 असेसमेंट फॉर लर्निंग इन्वॉल्व सेल्फ असेसमेंट बाय स्टूडेंट ऑल्सो, अधिगम के लिए आकलन विद्यार्थियों द्वारा स्व आकलन को भी शामिल करता है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 असेसमेंट फॉर लर्निंग इन्वॉल्व सेल्फ असेसमेंट बाय स्टूडेंट ऑल्सो, अधिगम के लिए आकलन विद्यार्थियों द्वारा स्व आकलन को भी शामिल करता है। पहला ऑप्शन गलत इसलिए है, आकलन केवल मानकीकृत परीक्षाओं से नहीं किया जा सकता। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर 2 इसलिए गलत है, फॉर्मेटिव आकलन शिक्षण के दौरान लगातार होता है। और ऑप्शन नंबर 3 इसलिए गलत है, मानदंड संदर्भित परीक्षण नॉर्म्स पर नहीं बल्कि पूर्व निर्धारित मानदंडों पर आधारित होते हैं। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इन ऑर्डर टू क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी चूजन बाय अ टीचर? विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन करने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका चयन करना चाहिए? ओपन एंडेड क्वेश्चंस रिक्वायरिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग, खुले अंत वाले वे प्रश्न जिसमें अपसारी चिंतन शामिल है। ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चंस एक्वायरिंग यस और नो आंसर्स, वे प्रश्न जिनका उत्तर हाँ या ना में है। ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चंस रिक्वायरिंग वन वर्ड आंसर्स, एक शब्द के जवाब वाले प्रश्न। ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन रिक्वायरिंग रिकॉल ऑफ डिक्लेरेटिव नॉलेज ओनली, वे प्रश्न जिनमें केवल घोषणात्मक ज्ञान का प्रत्यास्मरण शामिल है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 खुले अंत वाले वे प्रश्न जिनमें अपसारी चिंतन शामिल है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस रिक्वायरिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग, यदि शिक्षक विद्यार्थियों की आलोचना या क्रिटिकल थिंकिंग क्षमता का आकलन करना चाहता है तो उसे खुले प्रश्न या ओपन एंडेड प्रश्न पूछने चाहिए जिसमें एक से अधिक संभावित उत्तर हो सकते हैं। ऐसे प्रश्न विद्यार्थियों को तर्क करने, विश्लेषण करने और अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करता है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्लूसिव एजुकेशन रिक्वायर्स, समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है? ऑप्शन नंबर 1 स्टैंडर्डाइज करिकुलम, मानकीकृत पाठ्यचर्या। ऑप्शन नंबर 2 प्रमोशन ऑफ स्टीरियोटाइप्स, रूढ़िबद्धताओं को बढ़ावा। ऑप्शन नंबर 3 इनएक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर, आगमय इमारती ढांचा। ऑप्शन नंबर 4 कंसिडरेशन ऑफ डाइवर्सिटी, विविधता को स्वीकृति। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 कंसिडरेशन ऑफ डाइवर्सिटी, विविधता को स्वीकृति। समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन का उद्देश्य सभी बच्चों को उनकी विविधता जैसे भाषा, संस्कृति, क्षमता, लिंग, सामाजिक पृष्ठभूमि आदि का सम्मान करते हुए समान अवसर प्रदान करता है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion to address the needs of students from disadvantaged group, a teacher should know about their socio-cultural context. सुविधा वंचित समूह से आने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए अध्यापक को उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को जानना चाहिए। इसका रीज़न है करिकुलम शुड बी डिज़ाइन कीप एवरेज स्टूडेंट्स माइंड, पाठ्यचर्या को की अभिकल्पना औसत विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। ऑप्शन है ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। असर्शन है वंचित समूह के विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को समझने के लिए शिक्षक को उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की पूरी जानकारी होनी चाहिए। सही बात है। और जो रीज़न है पाठ्यक्रम को औसत विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए, गलत है।
समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम सभी प्रकार के विद्यार्थी की विविध आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए, केवल औसत विद्यार्थी के लिए नहीं। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। डिसलेक्सिया इज अ डैश डिसेबिलिटी। पठन वैकल्य किस प्रकार की विकलांगता है? ऑप्शन नंबर 1 स्पेसिफिक लर्निंग, अधिगम विशिष्ट। ऑप्शन नंबर 2 सेंसरी, संवेदी। ऑप्शन नंबर 3 बिहेवियरल, व्यवहारात्मक। ऑप्शन नंबर 4 मोटर, गत्यात्मक। करेक्ट ऑप्शन है स्पेसिफिक लर्निंग, अधिगम विशिष्ट। डिसलेक्सिया एक विशिष्ट अधिगम विकलांगता है जिसमें बच्चे को पढ़ने, शब्दों को पहचानने, वर्तनी और लिखने में कठिनाई होती है, जबकि उसकी बुद्धिमत्ता सामान्य हो सकती है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑटिज्म डिसऑर्डर। निम्नलिखित में से कौन सा स्वालीनता विकार का विशिष्ट लक्षण है? ऑप्शन नंबर 1 इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन, बाधित संप्रेषण। ऑप्शन नंबर 2 इंसिस्टेंस ऑफ चेंज इन रूटीन, दिनचर्या में परिवर्तन के लिए आग्रह। ऑप्शन नंबर 3 एडवांस वोकेबलरी, उच्च स्तरीय शब्द भंडार। ऑप्शन नंबर 4 रेजिस्टेंट टू चेंज इन एनवायरनमेंट, परिवेश में परिवर्तन के लिए प्रतिरोध। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 रेजिस्टेंट टू चेंज इन एनवायरनमेंट। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चों में दिनचर्या और वातावरण में बदलाव का विरोध करने की प्रमुख विशेषता होती है। वे परिचित वातावरण और निश्चित दिनचर्या को पसंद करते हैं और अचानक बदलाव होने पर असहज हो जाते हैं। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। द नीड्स ऑफ लर्नर ऑफ डिफिकल्ट एबिलिटीज इन अ क्लास कैन बी कैटर्ड बाय। कक्षा में विभिन्न योग्यताओं वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जा सकती है? ऑप्शन नंबर 1 गिविंग टास्क ऑफ ग्रेडेड डिफिकल्टी, श्रेणीबद्ध कठिनाई के कार्य देकर। ऑप्शन नंबर 2 गिविंग स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शंस, मानकीकृत निर्देश देकर। ऑप्शन नंबर 3 अटेंडिंग ओनली टू द नीड्स ऑफ कॉमन लर्नर्स, केवल सामान्य शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करके। ऑप्शन नंबर 4 इग्नोरिंग लर्नर्स हैविंग डिफरेंट नीड्स, विभिन्न आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों की उपेक्षा करके। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 गिविंग टास्क ऑफ ग्रेडेड डिफिकल्टी, श्रेणीबद्ध कठिनाई के कार्य देकर। समावेशी कक्षा इंक्लूसिव क्लासरूम में अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनकी क्षमता के अनुसार अलग अलग कठिनाई स्तर के कार्य ग्रेडेड डिफिकल्टी दिए जाते हैं। इसे डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन कहते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग इज मोर मीनिंगफुल व्हेन कंटेंट इज प्रेजेंटेड इन डैश मैनर। ऑप्शन अधिगम तब अधिक अर्थपूर्ण होता है जब विषय वस्तु को डैश रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 डी कंटेक्सचुअलाइज्ड, संदर्भ से हटकर। ऑप्शन नंबर 2 इररेलेवेंट, अप्रासंगिक। ऑप्शन नंबर 3 वेरी एब्स्ट्रैक्ट, बहुत ही अमूर्त। ऑप्शन नंबर 4 ऑर्गेनाइज्ड, संयोजित। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 संयोजित, ऑर्गेनाइज्ड। जब विषय वस्तु को संगठित और क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया जाता है तो विद्यार्थी उसे आसानी से समझते और सीखना अधिक अर्थपूर्ण बन जाता है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। While teaching the concept of space, a teacher realized that students have several misconceptions about this concept. How should she respond to this situation? अंतरिक्ष की अवधारणा समझाते हुए एक अध्यापक ने महसूस किया कि विद्यार्थियों में इस विषय को लेकर अनेक भ्रांतियां हैं। अध्यापक की इस स्थिति के प्रति क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? ऑप्शन 1 रिजेक्ट दोज मिसकंसेप्शन स्ट्रेट अवे, सीधे सीधे उन भ्रांतियों को अस्वीकृत कर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 एक्सप्लोर स्टूडेंट्स रीजनिंग बिहाइंड दोज मिसकंसेप्शंस, इन भ्रांतियों के प्रति विद्यार्थियों के तर्क गजाने चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट्स टू रोट मेमोराइज करेक्ट इन्फॉर्मेशन, विद्यार्थियों को सही जानकारी कंठस्थ करने के लिए निर्देश देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 एलिमिनेट दोज मिसकंसेप्शन यूजिंग नेगेटिव रीइंफोर्समेंट्स, नकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग करते हुए इन भ्रांतियों को मिटा देना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 इन भ्रांतियों के प्रति विद्यार्थियों के तर्क जानना चाहिए। एक्सप्लोर स्टूडेंट्स रीजनिंग बिहाइंड दोज मिसकंसेप्शंस, रचनावादी कंस्ट्रक्टिविस्ट दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षक को विद्यार्थियों की भ्रांतियों को तुरंत अस्वीकार नहीं करना चाहिए। पहले समझना चाहिए कि वे ऐसा क्यों सोच रहे हैं, इसके बाद उचित गतिविधियों और चर्चा के माध्यम से सही अवधारणा विकसित करनी चाहिए। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंसिडर्ड वाइल टीचिंग अ कंसेप्ट टू स्टूडेंट्स? ऑप्शन नंबर 1 रेडीनेस टू लर्न अमंग स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर 2 सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर 3 प्रिफर्ड लर्निंग स्टाइल्स ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों
को किसी भी उदाहरण के बारे में समझाते हुए निम्न में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे 3 बातें हैं, 3 में से 2-2 का ग्रुप या 3 का ग्रुप बना हुआ है। बताना कि कौन से ठीक है, तीनों ठीक हैं या कोई 2 ठीक हैं। विद्यार्थियों में सीखने के लिए तत्परता, विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, विद्यार्थियों द्वारा चयनित अधिगम शैलियाँ। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 ओनली। सीखने की तत्परता को ध्यान में रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 जो कि सही है इसमें, सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट, विद्यार्थियों का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, यह भी महत्वपूर्ण है। लेकिन प्रिफर्ड लर्निंग स्टाइल्स, आधुनिक शैक्षिक शोध के अनुसार केवल कथित लर्निंग स्टाइल के आधार पर पढ़ाना प्रभावी सिद्ध नहीं हुआ है, इसलिए उसको नहीं लिया गया है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन है 1 एंड 2 ओनली, ऑप्शन नंबर 1। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। Ramesh provides opportunities to children to build new knowledge and understanding through exploration, experiments, and various practical activities while teaching science subjects. He wants to promote dash. रमेश विज्ञान विषयों को पढ़ाते समय अन्वेषण, प्रयोग अभी विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को नया ज्ञान व समझ बनाने के अवसर प्रदान करता है। वह डैश को बढ़ावा देना चाहता है। साइंटिफिक रीजनिंग, वैज्ञानिक तर्क, लॉजिक थिंकिंग, तार्किक चिंतन, रोट मेमोराइजेशन, कंठस्थीकरण, पैसिव इमिटेशन, अनुकरण। अब इन चारों में से कौन से 2 ठीक हैं। ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 ओनली, ऑप्शन नंबर 2 1 एंड 3, ऑप्शन नंबर 3 1 एंड 4, ऑप्शन नंबर 4 है 3rd एंड 4th। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, फर्स्ट और सेकंड इज करेक्ट। अन्वेषण, प्रयोग और व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाने का उद्देश्य बच्चों में वैज्ञानिक तर्क और तार्किक सोच विकसित करना होता है, ना घटकर याद करना या निष्क्रिय अनुकरण। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड अडॉप्टेड बाय टीचर अंडरएस्टिमेट्स एक्टिव रोल ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग प्रोसेस। निम्नलिखित में से अध्यापक द्वारा अपनाई गई कौन सी विधि अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कम महत्व देती है। ऑप्शन नंबर 1 लेक्चर, व्याख्यान, ऑप्शन नंबर 2 इंक्वायरी, पूछताछ, ऑप्शन नंबर 3 डिस्कशंस, चर्चाएं, ऑप्शन नंबर 4 डिस्कवरी, खोज अन्वेषण। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 लेक्चर, व्याख्यान। व्याख्यान पद्धति लेक्चर में शिक्षक मुख्य रूप से बोलता है और विद्यार्थी अपेक्षाकृत निष्क्रिय श्रोता होते हैं, जबकि इंक्वायरी, डिस्कशन और डिस्कवरी विधियां विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी पर आधारित होती है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion and reason. Instinct motivation motivates a child to act voluntarily for his own inner pleasure. The teacher's reason है the teacher should promote instead of instinct motivation among students. कथन है कि आंतरिक अभिप्रेरणा एक बच्चे को स्वेच्छा से अपनी आंतरिक खुशी के लिए काम करने को प्रेरित करती है। इसका कारण यह दिया गया है कि शिक्षक को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करने के स्थान पर विद्यार्थी को बाह्य रूप से अभिप्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन हैं बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन 2 है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर 3 ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर 4 बोथ ए एंड आर फॉल्स। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, ए सही है और आर गलत है। टीचर को जो है बच्चों के आंतरिक अभिप्रेरणा को अभिप्रेरित करना चाहिए, ना कि बाह्य रूप से प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि वह आंतरिक रूप से अगर बच्चों को प्रेरित करेगा तो बच्चा जो है लंबे समय तक कुछ मीनिंगफुल लर्निंग कर पाएगा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग रिक्वायर्स एलिमिनेशन ऑफ। प्रभावशाली समस्या समाधान में किसे बहिष्करण की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर 1 फंक्शनल फिक्सनेस, कार्यात्मक स्थिरता, ऑप्शन नंबर 2 डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन, ऑप्शन नंबर 3 फोकस्ड अटेंशन, केंद्रित ध्यान, ऑप्शन नंबर 4 एनालॉजिकल थिंकिंग, सादृश्यमूलक चिंतन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कार्यात्मक स्थिरता। कार्यात्मक स्थिरता वह मानसिक बाधा है जिसमें व्यक्ति किसी वस्तु को केवल उसके सामान्य उपयोग के लिए ही देखता है। इसे नए रचनात्मक समाधान खोजने में कठिनाई होती है। इसलिए प्रभावी समस्या समाधान के लिए कार्यात्मक स्थिरता को दूर करना आवश्यक है, यानी कि इसका बहिष्करण करना चाहिए। टू नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 28. A student considers the reason of his failure as lack of ability and considered ability as fixed and not impacted by efforts. He is likely to experience. एक विद्यार्थी अपनी असफलता का कारण अपनी योग्यता की कमी को मानता है। वह योग्यता को स्थायी मानता है और मानता है कि योग्यता प्रयासों द्वारा प्रभावित नहीं होती। यह विचार दशा किस स्थिति को जन्म दे सकती है? ऑप्शन नंबर 1 लर्नड हेल्पलेसनेस, अधिगम असहायता। ऑप्शन नंबर 2 ब्रेन प्लास्टिसिटी, मस्तिष्क सुघट्यता। ऑप्शन नंबर 3 हाई सेल्फ स्टीम, उच्च स्तरीय व स्वस्मिता। ऑप्शन नंबर 4 सेंस ऑफ बिलोंगिंग, संबद्धता का भाव। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अधिगम असहायता। जब विद्यार्थी मान लेता है कि उसकी क्षमता स्थिर है और प्रयास करने से सफलता नहीं मिलेगी तो वह प्रयास करना छोड़ देता है। इस स्थिति को अर्जित असहायता, लर्नड हेल्पलेसनेस या अधिगम असहायता कहते हैं। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29. कॉन्सेप्ट शुड बी प्रेजेंटेड इन विच वे? अवधारणाओं को इस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए जो। ऑप्शन नंबर 1 मेक्स स्टूडेंट एंग्शियस अबाउट सक्सेस, विद्यार्थियों में सफलता के प्रति चिंता पैदा कर दे। ऑप्शन नंबर 2 एक्टिवेट्स देयर प्रीवियस नॉलेज एंड स्कीमास, उनके पूर्व ज्ञान और स्कीमा को क्रियाशील करें। ऑप्शन नंबर 3 डिस्ट्रैक्ट देम विद इरेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, उन्हें अप्रासंगिक सूचनाओं के माध्यम से विष्कृत करें। ऑप्शन नंबर 4 हेल्प्स ओनली स्टूडेंट्स विद हायर लर्निंग एबिलिटीज़, केवल उच्चतर अधिगम योग्यता वाले विद्यार्थियों की मदद करें। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 एक्टिवेट्स देयर प्रीवियस नॉलेज एंड स्कीमाज, उनके पूर्व ज्ञान और स्कीमा को क्रियाशील करें। नई अवधारणाओं को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान, प्रायर नॉलेज और स्कीमाज से जोड़कर प्रस्तुत करने पर सीखना अधिक अर्थपूर्ण और स्थायी होता है। इससे नई जानकारी को समझना और याद रखना आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। डिक्लेरेटिव नॉलेज, घोषणात्मक ज्ञान क्या है? ऑप्शन नंबर 1 एक्सप्लेन्स द प्रोसीजर ऑफ ऑकरेंस ऑफ अ फिनोमिनन, किसी घटना के घटित होने की प्रक्रिया की व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 2 एक्सप्लेन्स अंडरस्टैंडिंग अबाउट यूज़ ऑफ स्ट्रैटेजीज, युक्तियों के बारे में समझ व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ मेनली अबाउट नोइंग व्हाट इन विच एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज, मुख्यतः ज्ञान के क्या और कौन पहलू के बारे में जानता है। ऑप्शन नंबर 4 हैज़ नो रोल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, घोषणात्मक ज्ञान की समस्या समाधान प्रक्रिया में कोई भूमिका ही नहीं है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 इज़ मेनली अबाउट नोइंग व्हाट एंड विच एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज, मुख्यतः ज्ञान के क्या और कौन पहलू के बारे में जानना है। घोषणात्मक ज्ञान या डिक्लेरेटिव नॉलेज का अर्थ है तथ्यों, अवधारणाओं और जानकारी, क्या और कौन सा का ज्ञान। इसे व्हाट टू नो वाला ज्ञान भी कहते हैं। यह प्रक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित है। और ऑप्शन नंबर 2 जो है यह रणनीतियों के उपयोग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमने घोषणात्मक ज्ञान से देख लिया है। और ऑप्शन नंबर 4 जो है ये समस्या समाधान में घोषणात्मक ज्ञान की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है समस्या समाधान में। ठीक है, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं कल। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।